दोस्तों नमस्कार। इंडिया की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। इंडिया के अंदर इन्वेडर्स बहुत सालों से आ रहे थे और क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, एक टाइम पे इंडिया 80% वर्ल्ड की इकोनॉमी, जीडीपी इंडिया के अंदर 80% थी वर्ल्ड की। और तभी तो यहाँ पे रेडर्स आते थे, इंडिया को लूट के ले जाते थे। बंदरों के अंदर हमारे बहुत सी आप चीजें थी, जो पैसा भी बहुत था, सोना भी बहुत था, और इन्वेडर्स आके सब चीजों को रोकते थे। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं हमारे, जिसकी वजह से हमने बहुत कुछ लूज किया और हमारा देश गुलाम रहा बहुत सालों तक हमारी गलती की वजह से। और इन्हीं चीजों पे चर्चा करेंगे कि क्या क्या हमारी गलतियां थी, क्या हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के अंदर कमी थी। और चर्चा करने के बाद से बैठे राजन खन्ना जी। राजन खन्ना जी फिल्म मेकर भी हैं, हिस्टोरियन भी हैं। खन्ना जी, आप हिस्ट्री बताइए कि किस किस तरीके से इन्वेडर्स आए, किस किस तरीके से हमें उन्होंने लूटा और किस किस तरीके से हमारी गलतियों की वजह से हम गुलाम बने। 1000 साल तक हमारी गुलामी रही। मेरा सभी दर्शकों को प्रणाम। ये आज का जो हमने विषय लिया है जी, ये बहुत हमारे लिए एक लाभप्रद इस कारण से है कि जैसे एक कहावत है, इंग्लिश में कहते हैं, दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स विच हैव बीन कमिटेड इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री, दे आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। मतलब जो अपने इतिहास में की हुई गलतियां को सुधारते नहीं है ना, वो बार बार वो गलतियां करते हैं और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो प्रत्यक्ष है। तो एक जो आज के संदर्भ में, क्योंकि जो इतिहास है ना जी, वो एक किस्म का हमारा जो भविष्य है, जो फ्यूचर में हमने क्या काम करने हैं, उसके ऊपर वो एक किस्म का रोशनी डालता है। वो लैंप पोस्ट है कि ये काम हमने करने हैं, ये नहीं करने, इस रास्ते में जाना है, इससे बचना है, ये काम जो है ना वो। तो आज जो इमीडिएट ये कार्यक्रम करने का पीछे जो एक किस्म का उद्देश्य था या जो प्रेरणा थी, वो ये था कि मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से कि चाइना जो है, ये पाकिस्तान को कहते हैं कि दे आर आर्मिंग देम टू टीथ। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ रहा जो उसने पाकिस्तान को जो है इस वक्त ना मुहैया कराई हो या आने वाले टाइम पे मुहैया ना करवाने वाला हो। अब लेटेस्ट उनकी आर्टिलरी गन्स हैं, ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन्स हैं जी, SH-15 उनको वो कहते हैं। SH-15 जो है ये 250 उन्होंने गन्स, ट्रक माउंटेड गन जो है उनको दे दी है। अब पाकिस्तान दे दी है कि ले रहा है? दे दी है जी, दे दी है, डिप्लॉय हो रही है। ठीक है, ये SH-15 जो है, ये गन जो है, देखो पाकिस्तान जैसे देश के पास में ये इनका आना, तो आप समझ के चलिए, क्योंकि आर्टिलरी का जो मेन फंक्शन है ना आज के पूरा एक जो वार मैट्रिक्स है उसके संदर्भ में, कि उसकी एक लिमिटेड रेंज होती है आर्टिलरी की। तो वो मैक्सिमम जो यूज होनी है वो LOC पे यूज होनी है, और मैक्सिमम जो यूज होनी है वो हमारे सिविलियन उसमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होंगी। ये बात जो है हमारे डिफेंस एनालिस्ट समझ चुके होंगे, और मैं समझता हूँ हमारे दर्शक भी इस बात को समझे, क्योंकि आर्टिलरी गन्स में जो होता है, जैसे आजकल मॉडर्न वारफेयर में आप देखते हो जो प्रिसिशन वेपन्स हैं, जो गाइडेड मिसाइल्स हैं या रॉकेट्स हैं या ड्रोन्स हैं या लॉइटरिंग एम्यूनिशन है, ये सारा प्रिसिशन गाइडेड है, ये बराबर टारगेट पे जाता है। आर्टिलरी गन की जो एक प्रिसिशन होती है ना, वो उसका एक दायरा होता है, और उसमें जो आप ज्यादा से ज्यादा, एक तो रेंज भी उसकी ये जो है 155 mm हॉबिट्जर है, और ये ट्रक माउंटेड है। ट्रक माउंटेड होने का सबसे बड़ा है कि इसकी डिप्लॉयबिलिटी बहुत आसान है, और दूसरा जब ये फायर करेगी तो फायर करके जब हमारे रेडार जिसको देखे डिटेक्ट करेंगे कि यहाँ से फायर आया है, तो यहाँ से ये स्कूट कर लेगा। ये शूट एंड स्कूट की जो कैपेबिलिटी है इनकी, वो इनकी बहुत ज्यादा हाई है। जैसे हमारी बोफर्स गन में भी शूट एंड स्कूट है, लेकिन उसकी कम है इनकी जो है, क्योंकि ट्रक माउंटेड है तो बहुत ज्यादा है। तो ये एक जो पाकिस्तान ने कोई भी मिला ना एक हथियार, बाकी बड़ी चीजें दे रहे हैं वो, जो उनका उन्होंने JF-17 उनको दे दिया, बोल दिया पाकिस्तान बना रहा है। J-10C प्लेन उनको दे दिए, ऑपरेशन सिंदूर में काम आए। PL-15 उनको बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल दे दिए। अभी अगोर क्लास सबमरीन दे रहे हैं, जो हमारे लिए अलग से एक सिरदर्द बनने जा रही हैं वो। तो ये एक चीज थी कि हमारे पास में जो संदर्भ ये है कि हमारे शत्रु के पास में क्या हथियार हैं, उनका एंटीडोट क्या है, उनका तोड़ क्या है, उसका उत्तर क्या है। एक तो ये निरंतर एक प्रोसेस बन चुकी है जो हमें अपने आप को बहुत ज्यादा अपडेटेड रखना पड़ेगा। दूसरा, हमारे पास में काउंटर ऑफेंसिव जो है वो क्या है। तो ये दोनों चीजें जो है तो बहुत तेज गति से चाहिए। तो इसमें जब मैं ये संदर्भ देखता हूँ ना, तो मेरा, क्योंकि हिस्ट्री मेरा विषय रहा है,
तो मेरे सामने पूरा एक चित्र बन जाता है कि इतिहास में हमने कितने युद्ध लड़े, कौन कौन से समय पर किस प्रकार से लड़े और उनके नतीजे क्या आए, हमने मार खाई तो क्यों खाई। एक एक बात भारत के संदर्भ में आप पकड़ के चलिए कि दुनिया में जहां भी ये मजहब गया, जैसे मान लो इस्लाम का, तो इन्होंने जाकर पूरे के पूरे देशों को कन्वर्ट कर दिया। भारत ही एक ऐसा देश था कि यहाँ पर केवल ये 1/4 जो जनसंख्या थी उसको कन्वर्ट कर सके। तो इसमें दो बातें बड़ी आसानी से समझ आती हैं। एक तो ये आती है, पहले तो ये कि इतने हम बच गए, जो 75% बच गए, तो इसका मतलब है हमने प्रतिरोध तो किया था। इन्होंने तो कोई कमी नहीं रखी थी, इन्होंने तलवार भी इस्तेमाल की, इन्होंने जजिया भी इस्तेमाल किया, इन्होंने औरतें उठा करके हरम भी बनाए, बड़ा कुछ किया। लेकिन उसके बावजूद 75% बच गए तो क्यों बचे, मतलब इसका लिए प्रतिरोध तो बहुत हुआ होगा। और उसके साथ दूसरा पक्ष है कि जो 25% जिनका धर्मांतरण कर दिया गया, तो उसका भी इतिहास साक्षी है कि जगह स्थान के ऊपर समय समय पे जो हमारे ऊपर अटैक होते रहे, तो वहां पर हमने गलतियां की। तो अपना जो संदर्भ है ना ये शस्त्र और अस्त्रों का, मैं उसी संदर्भ में बात करूंगा, बाकी कारणों में मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं शुरू कम समय में बताऊंगा कि जिस वक्त अलेक्जेंडर भारत में आया था ऐसे 2300 साल पहले, तो उसका सामना पोरस ने किया यहाँ पर झेलम नदी के किनारे। उस वक्त हमारे पास में बड़े भयंकर वॉर एलिफेंट्स थे, और हमारे जो बो एंड एरो उस वक्त मेन होते थे ना जी, वो बो जो था बहुत बड़ा कमान होता था, उसको जमीन में गाड़ करके, मतलब वो क्या होता था कि आदमी की हाइट से भी 2-2 फुट ऊंचा, ताकि उसकी रेंज ज्यादा है और उसका जो सामने जाकर के उसकी जो एक किस्म का जो आघात है उस तीर का, वो बहुत ज्यादा डीप रहे, बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करे। अब इसके दोनों के हाथियों के भी अपने एक लाभ थे, इस बड़े बड़े धनुष्वान का जो धनुष था उसका भी था, लेकिन उन्होंने हमारी इस ताकत को हमारी कमजोरी बना दिया। ग्रीक्स ने कैसे बना दिया कि उन्होंने देखा कि हाथी जब एकदम से उन्माद में आता है तो दुश्मन के सैनिक पे जब चढ़ जाता है, तो उस वक्त क्या होता है कि पूरी तरह से भगदड़ मच जाती है। लेकिन उसी हाथी को अगर आप इस प्रकार से मजबूर कर दो कि अपनी सेना के ऊपर चढ़ जाए, तो जो उनकी अपनी खुद जो सेना है उसमें जाकर के भगदड़ मच जाएगी। तो उन्होंने देखा कि हाथी जो आग से जो है बहुत ज्यादा डरता है। तो इन्होंने जो ग्रीक्स थे उन्होंने सबसे पहले तो ये कोशिश ये की कि भाई जो जिसको हमारे शास्त्रों में हमने महाभारत में अग्निबाण कहा गया, तो इन्होंने उस वक्त जो उनके तीर थे उनके ऊपर इन्होंने आग लगा करके तीरों के ऊपर वो जो अग्निबाण जो छोड़ने शुरू किए, उससे हाथी जो थे वो एकदम से भयभीत हुए और हाथियों की सूंडों में जाकर के इनके सैनिकों ने आग लगा दी। उनके ऊपर उस वक्त जो ज्वलनशील पदार्थ होते थे वो फेंक करके इनको अग्निबाण चलाए गए। तो वही हाथी जो एक जीत का रास्ता बता सकते थे महाराज पोरस को, वो अपनी ही सेना में उन्होंने भगदड़ मचा दी। दूसरा, हमारे जो कमान बहुत हैवी थे, उनके सामने ग्रीक्स जो थे कैवेलरी मेन थी, ये घोड़ों पे सवार होकर आते थे। घोड़ों के ऊपर आए तो इतने बड़े तीर कमान जो है धनुष्मान लेकर के नहीं चढ़ते। जो एक कैवेलरी का बो एंड एरो होता है, वो उसकी पूरी संरचना ही अलग होती है। वो हल्का होता है, एकदम से छोटा होता है, और उसकी जो बनावट होती है वो इस प्रकार से होती है कि छोटे होने के बावजूद भी उसकी रेंज बहुत हो, वो उसकी पेनिट्रेटिंग कैपेबिलिटी बहुत हो। तो उन्होंने क्या किया था, एक इसमें मैं आपको और बताता हूं, कमी बहुत बड़ी रही हमारे लोगों की धनुष्बाण में। हमारे तकरीबन उस वक्त धनुष्बाण जो धनुष बने होते थे वो बनते थे बांस के, ठीक है। जब विदेशी आए, औरंगजेब इससे लेकर के सिकंदर से लेकर के बाद में बाबर तक, ये लोग जो थे, जो सेंट्रल एशिया से जो आए, जो तुर्क आए, मंगोल आए, बाकी लोग, इनका ये राइडर्स थे, ये घोड़े पे सवार होकर आते थे। घोड़े पे जो जिस प्रकार का धनुष इस्तेमाल होता था, वो उसके अंदर जो थे ये बड़ा कुछ अलग किस्म का, ये कंपोजिट इसको वो कहा जाता है। ये केवल एक पदार्थ का नहीं बनता था, इसमें कई कुछ इनका जो सामान लगता था। इसमें जो जानवरों की जो है वो सीन्यूज जो होती है ना, उनके मांसपेशियां इस्तेमाल होती थी। एक बात है जो गट्स है, जो अंदर आदमी के अंदर होते हैं, वो गट्स जो जानवरों के निकाल करके उसके इनकी ये पूरी की पूरी ताने बना करती थी, जो लगभग अनब्रेकेबल होते हैं। तो इस प्रकार की चीजें हमारे यहाँ पर उस समय क्या हुआ
कि हमने तो एक तो चमड़े से भी नफरत, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता क्यों उस वक्त के लोग करते थे, और चर्मकारों से भी, चुम्हारों से भी नफरत करते थे। तो ये जो चमड़े से नफरत और जानवरों का इस्तेमाल सब करना है ना, हमारे यहाँ बहुत कम हुआ। ये मैं फैक्ट एंड फिगर्स की बात कर रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं है। ये जो इतिहासकारों ने लिखा है, जो किताबों में है, जो 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 अच्छे अच्छे उस वक्त बाहर के लोगों ने हमारे ऊपर जो टिक्का टिप्पणी की है, ये उसका फैक्ट है। तो हमने क्या किया कि हम, और इसके लिए उनके पास में जैसे हॉर्सेस फॉर कोर्सेज है ना, उस प्रकार की उन्होंने अपनी वेपनाइजेशन की हुई थी। तो पहला तो मैंने बता दिया आपको एक अलेक्जेंडर का और पोरस का युद्ध का संदर्भ। उसके साथ साथ क्या हुआ कि जब हमने यहाँ पर जो हमारा एक, हमने सीखा क्या उसमें से, कि बाद में जब चंद्रगुप्त मौर्य आया तो उसने देखा कि ये जो ग्रीक्स आए हैं, इनकी वार टेक्निक्स क्या है, उसमें से बहुत कुछ उसने सीखा। तो जो एक कैटापल्ट होती थी जी उस जमाने में, क्योंकि जो बारूद आया ये तो आया बहुत बाद में जाकर के 13वीं 14वीं शताब्दी में। उससे पहले जब बड़ी बड़ी सेनाएं आया करती थी, दुश्मन के किलों पे आघात करती थी, तो लकड़ी के बहुत बहुत बड़ी मशीन होती थी, कैटापल्ट जिनको कहते थे, और सीज इंजिन्स उनको कहा जाता था। तो ये जो भारत में रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सीज इंजन और कैटापल्ट का पहली दफा जो इस्तेमाल भारत की हिस्ट्री में एक जो रिकॉर्ड में आ रहा है, वो अजात शत्रु ने किया था लिच्छवियों के विरोध में, वो भी 500 ईसा से 400-500 साल पहले। तो ऐसी बात नहीं है कि केवल ग्रीक्स और रोमन जो है उन्होंने ही कैटापल्ट का इस्तेमाल किया, हमारे यहाँ भी था उस समय, और ये इस बात का वर्णन हमारे यहाँ आता है। हम किस प्रकार से अपग्रेड या इवॉल्व नहीं कर सके बाद में, वो एक अपना अलग से विषय है। तो उसके बाद में आप देखिए कि सबसे बड़ा जो एक आप हमें मैं आगे आता हूँ, इतिहास में झटका लगा जब मोहम्मद बिन कासिम ने आकर के सिंध में राजा दाहिर को हराया। इसमें गौर करने वाली बात है कि अरब में उमैयद जो खिलाफत थी, पहले रशीदुन थी, रशीदुन के बाद जो उमैयद खिलाफत आई, उसका सूसाब उन्होंने कम से कम 10-15 हमले किए भारत पे, 10-15, कम हमले नहीं थे। हर हमले में उनको परास्त किया गया। वो एक विषय अलग है कि हम वापस चले गए होते उनके साथ पीछे बगदाद तक या दमिश्क तक, तो शायद भारत का क्या पूरे विश्व का इतिहास ही कुछ अलग होता। हम वापस नहीं गए, जबकि हमारे पास कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, सब चीज थी। हम संतुष्ट हो गए कि ठीक है, शत्रु आया था, उसने हमारे पे आक्रमण किया, हमने उसको परास्त किया, परास्त करके भगा दिया, बस काम हो गया, ठीक है। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि शत्रु वापस जाकर के रीग्रुप कर रहा है, अपने को वापस तक तैयार कर रहा है। ये जब कितने हमले आपको बोला मैंने, जो हमारे यहाँ से वापस उनको भगा दिया गया था। एक वहां पर जो गवर्नर था इराक का, यूसुफ बिन हज्जाज, उसने इस बात को तय कर लिया था, उसने संकल्प कर लिया था, कुछ भी हो जाए मुझे हिंद की फतेह करनी ही है, कुछ भी हो जाए। इतने बार मार खाने के बाद, इतनी बार सेना भेजने के बाद में, और हर आक्रमण से उसने हारा क्यों, वो सीखता था और अगले आक्रमण में वो कमी पूरी करता था। तो उसने क्या किया कि जब उसने मोहम्मद बिन कासिम, जो उस वक्त 17 साल का था, उसका भतीजा था, ये हज्जाज ने जब उसको भेजा, तो पुरानी जितनी कमियां थी उनको दूर कर करके भेजा, क्योंकि उस वक्त भारत सोने की चिड़िया थी और ये लुटेरे थे, और इनका लूट बात करने का जो इनका मेथोडोलॉजी थी, इनका जो विचार था, जो इनका माइंडसेट था, ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया अरबों का इस्लाम आने के बाद में। क्योंकि उस वक्त क्या था कि जो माले गनीमत है वो जायज हो गया कि आप लूटो तो जायज है, क्योंकि आप लूट, मतलब दुनिया में कोई भी, मैं कहता हूं पुराने धर्म भूल जाए। आज अगर हम सोचें कि हम किसी धर्म से संबंध नहीं रखते हैं, आज हम काबिले कहें कि एक इंसान दूसरे को लूटता है, तो क्या उस लूट को हम जायज ठहराएंगे? उस लूट को जो है वो धर्म के नाम से जायज ठहरा दिया गया। और वो लूट मार पार करने ही आते थे यहाँ पे। वो उसको था कि मैं किसी भी करके, मुझे अगर इराक का जो गवर्नर हज्जाज की मैं बात कर रहा हूं कि हमें हमारी जो खिलाफत है इस्लामी, इसको दुनिया में लेके जाना है, हमें बहुत पैसा चाहिए, और पैसा जो था वो सोने की चिड़िया हिंद में था। तो जब उसने
मोहम्मद बिन कासिम को जब वापस भेजा तो 711 में वो चला वहां पर, 712 में वो एक, क्योंकि वो सब मकरान की कॉस्ट और ये वो सब कर कर आगे जब पहुंचा तो पुरानी कमियों को उन्होंने दूर कर लिया था। वहां पर देवल का किला था, जो पहला द्वार था सिंध का, वो देवल था। देवल का किला इनके इससे पहले इम्प्रेग्नेबल था, इनके लिए नहीं तोड़ सके थे। ये बार ये अपने साथ में लेकर आए कैटापुल्ट्स, जिनका मैंने अभी जिक्र किया है। वो कैटापुल्ट का जवाब हमारे पास राजा दाहिर ने, क्योंकि हम तो सोए रहते थे ना कि सामने वाला दुश्मन क्या तैयारी कर रहा है, उस पर नजर रखनी बहुत जरूरी है और उसका उत्तर सोचना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो अपनी जो तैयारी करके लेके आएगा, आप तो फिर क्या है कि उस वक्त आपके हाथ पीछे बंधे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते। उसने वो कैटापल्ट चलाया, उसमें क्या होता था कि ये जो बड़े बड़े पत्थर या उसके साथ उस जमाने में जो बड़े बड़े घड़े होते थे मिट्टी के, उसके अंदर नेप्था भर दिया जाता था। नेप्था जो है बहुत ज्यादा कंबस्टिबल है, ये जो टोटल ज्वलनशील है, उसके ऊपर आग लगा करके फिर ये फायर बॉम्ब जो है ना, बॉल्स, ये फायर किए जाते थे कैटापल्ट के मैकेनिकल सिस्टम से। ठीक है, अब वो जब इस्तेमाल हुए तो वहां पे जो किले की द्वारें थी देवल की, ये पूरी की पूरी जो है वो ध्वस्त हो गई। उसके बाद से वहां पर हमारा जो है वो हारना शुरू हुआ। और देवल से निकल करके जब वो पहुंचा ऊपर ब्राह्मणाबाद, जहां पर राजा दाहिर खुद बैठा हुआ था, वापिस से वही गलती कि हाथियों के ऊपर चढ़कर आ जाते हैं हम। मुझे एक बात बताइए, आप इतिहास में चले जाओ, ऐसा नहीं है कि बाद में मुगलों ने या तुर्कों ने भारत में हाथियों को इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन इनका जो सुल्तान था कभी हाथी पर नहीं चढ़ता था। ये ध्यान रखिए आप। कारण, क्योंकि आप एक सॉफ्ट टारगेट हो जाते हो एनिमी का। आपको हाथी पे चढ़े हुए को आपको अगर आपकी ट्रूप्स को कमांड करना है, जिस तरह से ये इनकी टर्किक आर्मीज और मंगोल आर्मीज करती रही, वो पीछे से करती थी। ट्रूप्स आगे रहते थे, कमांडर्स विंग्स के रहते थे, लेकिन जो शासक होता था अगर वो खुद मैदान जंग में गया है, वो पीछे होता था। हम क्या है कि पता नहीं कौन से हम लेकर आए हुए थे कि हम तो आगे से बैठेंगे, हाथी पे चढ़ जाएंगे। ठीक है, वो वापिस से राजा दाहिर, जब वो उसकी आर्मी बहुत तगड़ी थी, और हम देखिए, हम स्थानीय लोग थे, हमको एडवांटेज था, हमारे पास सप्लाईज थी, हमारे पास खाने का पूरा प्रबंध था, हमारे घोड़े हाथियों के लिए चारे का प्रबंध, वो तो बाहर से आते थे, उनके पास, उनको तो आकर प्रबंध करना होता था ना यहाँ पे। इसके बावजूद आकर जीते क्यों? क्योंकि हमारी इन कमियों की वजह से। हाथी में वो वही बात हुई कि जब वो सिंधु नदी के पूर्वी छोर पे था, इसने नावों का पुल बना लिया। नावों का पुल बना करके मोहम्मद बिन कासिम ने, उसके साथ में कुछ लोकल गद्दार मिल गए जिन्होंने नावें सप्लाई कर दी उसको, और वो आकर के यहाँ पर उसने राजा दाहिर को परास्त कर दिया। और पहला कदम इस्लाम का भारत में 712 ईस्वी में वो रखा गया। उसमें भी दोनों बातें, एक तो वो जो कैटापल्ट लेके आया था, देवल को ध्वस्त कर दिया, और दूसरा जो हम वापस से शानो शौकत से हाथी के ऊपर सवार होकर के, हमारे देखो राजा गिर गया तो सैनिक जो है उनमें त्राही त्राही मच जाती है, क्योंकि लीडरशिप ही समाप्त हो गई। ये गलतियां बार बार करते रहे हम। ये मैं अब 712 शुरुआत थी, ठीक है। ये हमने पानीपत के दूसरे युद्ध में, पहला युद्ध हुआ पानीपत का बाबर और इब्राहिम लोदी में। बाबर मंगोल था, इब्राहिम लोदी पठान था, ठीक है। वो उस वक्त भारत का शासक था, इब्राहिम लोदी। बाबर ने हमला किया 1526 में, वो तो हो गया पहला युद्ध। दूसरा युद्ध जो पानीपत का हुआ ना जी, उसमें हेमू हिंदू राजा था, ठीक है, और उसने हेमू एक बार हुमायूं को परास्त कर चुका था। इसने, अकबर की उस वक्त आयु जो थी केवल 13 वर्ष थी, ठीक है। उसको खाली एक नॉमिनल सुल्तान बना करके, जो उसका ये एक पठान कमांडर था उनका, उसने जो है युद्ध लड़ा हेमू के साथ में। अब उसमें भी वही हुआ, हेमू महाराज बैठे हुए हैं हाथी के ऊपर, तो इन्होंने, इनके पास जो तीरंदाज होते थे उनको पूरा लगा दिया कि भी कुछ भी करके हेमू को अब टारगेट करना है, क्योंकि ये शासक मर गया अगर, तो ये सेना में भगदड़ मच जाएगी। जीता हुआ युद्ध हेमू हार गया, क्योंकि एक तीरंदाज का बाण जो है वो
सीधा उसकी आंख में जाके लगा हेमू की, वो हाथी से गिर गया और रेस्ट इज हिस्ट्री। ठीक है, अब उसके बाद में मैं आपको और बताता हूं कितने युद्धों में हमने बेवकूफियां की हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, या इससे पहले जो बाबर और इब्राहिम लोदी की मैं बताता हूं, भारत ने तोप जो है ना पहली दफा देखी थी पानीपत के, हाँ जब बाबर आया या 1526 में। ठीक है, अब तोप की हिस्ट्री ये है कि दुनिया में तो किसी को पता ही नहीं था कि ये रसायन चीजें होती क्या है। जो केमिकल थे ना, केमिकल की स्टडी मैक्सिमम भारत में उसको रसायन शास्त्र कहा जाता था, जो हमारी यूनिवर्सिटी में हुई, तक्षशिला में हुई, इसमें विक्रमशिला में हुई, अपना नालंदा में हुई। तो उस वक्त यात्री बहुत आते थे, ह्यूम सांग भारत से बहुत कुछ लेके गया। ये सारी टेक्निक्स कि किस तरह से जो नाइटर है ये ज्वलनशील है, सल्फर जो है मिक्स करते हैं तो कैसे ये कंबस्टिबल होता है, ये सारी चीजें चाइना तक चली गई थी। चाइना ने फर्स्ट मिलेनियम के खत्म होते होते तक इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं गन पाउडर की, उन्होंने डेवलप कर लिया था, चारकोल के साथ मिक्स करके ये चीजें उन्होंने डेवलप कर ली थी। लेकिन चाइना का उस वक्त क्या हुआ कि चाइना के ऊपर बार बार हमले होते थे मंगोलों के, और जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना, ये पहले उन्होंने जो बनाई थी उसीलिए बनाई गई थी कि मंगोल बार बार उन पे हमले करते थे। हाँ ठीक है, मंगोलों ने सीखा चाइनीज से कि भाई ये जो गन पाउडर है इसको कैसे बनाया जाता है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको वेपनाइज कैसे करते हैं, वो उन्होंने सीखा। वो सीख गए। मंगोल थे सेंट्रल एशिया के ईस्ट में, उनके बहुत युद्ध होते थे जो टर्किक ट्राइब्स हैं उनके साथ में। और जो मुगल हैं हिस्टोरिकली, इस मैं जानकारी के लिए दर्शकों को बता दूं, मुगल अपने आप में कोई एथनिसिटी नहीं थी। ये जो मंगोल्स और टर्क्स, इनके आपस में जो किसी प्रकार की जो शादियां हुई, या उन्होंने मंगोल्स क्योंकि इन पे बहुत हैवी होते थे तो इनकी औरतों को उन्होंने अगर उठाया और शादियां हुई तो वो जो आगे औलाद थी वो उनको जो है मुगल कहा जाता है। तो मुगल मिक्स रेस है ये। तो मुगल जो है ये सब इनका तक ये गया गन पाउडर सेंट्रल एशिया में। फिर टर्क जो है यहां से जाते थे यूरोप तक जो है, ठीक है, क्योंकि जो इतिहास कहता है कि जो आज जहां टर्की है ये तो पूरा अनातोलिया का इलाका, तो ग्रीक इलाका था, टर्क तो था ही नहीं। टर्क तो यहाँ थे, कैस्पियन सी के ईस्ट में थे, कैस्पियन सी के वेस्ट में तो ये धीरे धीरे करके जाकर के इन्होंने जगह वहां पर कवर करनी शुरू की। ग्रीक्स के साथ में धोखे से इधर उधर से औरतों को बच्चों को उठा लेना, ये करना, जो काम वो यहाँ करते थे तो वहां उन्होंने किया। तो इस तरह से पूरा वहां तक वो हो गए। एक हिस्ट्री देखिए, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, कहते हैं कि तवारीख के पन्नों में ऐसी भी घड़ी आई है, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई है। ये छोटी बात नहीं होती, ये पूरे इतिहास को बदल के रख देती है। इसके साथ जुड़ी हुई मैं आपको वेपन्स के साथ जुड़ी हुई हो, क्योंकि संदर्भ टर्क्स का निकला है तो मैं आपको बताता हूं। टर्क्स जो थे, जो आज का टर्की है उसके ईस्टर्न पार्ट तक ही थे, उसके आगे नहीं गए थे। इन्होंने का बड़ी कोशिश थी, 100-200 साल तक इन्होंने कोशिश की थी। जो आज का इस्तांबुल है उसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था, कि वो जो है वो बॉस्फोरस के वेस्टर्न बैंक में है और वो यूरोप में था। तो इनकी कोशिश ये थी, और वो जो था वो ग्रीको रोमन था, मतलब वहां पर राजा जो होते थे उतनी उनकी एथनिसिटी ग्रीक होती थी, लेकिन सत्ता जो होती थी वो रोमन थी। तो इन्होंने यहां से कोशिश की कि भाई जीत नहीं सके। रीजन कि जो उसकी किले की दीवारें थी इतनी मजबूत थी कि कितने भी ये प्रयास करते रहे 100-200 साल तक उसको जीतने, उसको फतेह करने का कारण क्या था इनको ये पता था कि मेडिटेरेनियन सी को ऊपर ब्लैक सी के साथ में जो बॉस्फोरस का जो कनाल ज्वाइन करती है ना जी, वो ट्रेड रूट है। और अरब तो ट्रेड के मास्टर थे पहले, कि भाई दुनिया भर में वो यूरोप और भारत के बीच में माध्य हमारे भी थे। यहाँ से सब स्पाइसेस लेके जाना, यहाँ से सिल्क लेके जाना, कपड़ा लेके जाना, और वापस भी हमको सोना और चांदी आता था वहां से। तो ये सारी चीजें उनकी जानकारी में थी। तो वो चाहते थे कि हम अगर वेस्टर्न पार्ट में आ गए बॉस्फोरस के, तो हम बॉस्फोरस कैनाल को, ट्रेड रूट को कंट्रोल करेंगे
और वो उस जमाने का उनका किया हुआ काम देखिए, आज भी जो टर्की है सर, इट हैज बिकम इट इज इंडिस्पेंसेबल फॉर नाटो। आज कितनी भी वो धमकी दे दे यूएसए को, कुछ भी कर दे, लेकिन वो क्योंकि बॉस्फोरस को कंट्रोल करता है, वो उनके लिए निहायत ही जरूरी हो गया है टर्की। वो उस वक्त उन्होंने देखा कि ये हम इनको जीत नहीं सकते, तो इनका महमूद द सेकंड बादशाह था ऑटोमन एम्पायर का, उसने उस वक्त उसके पास एक हंगरी का इंजीनियर आया 1453 में। उसने कहा सर मैं आपको ऐसी तोप दे सकता हूं जो आप यहां से गिलाटा टावर जो है इनकी ईस्टर्न कोस्ट पे है टर्की की, वहां से चलाओगे तो सीधा आप जो है वहां पर सामने कॉन्स्टेंटिनोपल के किले की दीवारें तोड़ दोगे। तो और वही तोप लेकर के पहले वो हंगरी का इंजीनियर बहुत यूरोपियन मुल्कों के पास गया था, सबने मना कर दिया, कोई आया नहीं। इसने वो तोप से वो किले की दीवारें तोड़ी, बाद में बॉस्फोरस क्रॉस की, कॉन्स्टेंटिनोपल जाकर विन किया, और पहला काम ये किया कि जो हैगिया सोफिया, जो वहां की मॉस्क, जो वहां पर चर्च थी, जो 500 ईस्वी चर्च थी, 500 ईस्वी में बनी थी, 1000 साल तक वो चर्च थी, वहां जाकर के इसने उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया और नमाज अदा की, जो आज से 4 साल पहले वापस एर्दोआन ने की, वहां पर वापस उसको मस्जिद बना दिया। तो ये हथियारों की जो एक गेम है ना जी, ये बहुत ज्यादा पेचीदा है। हमको उनसे इतिहास में जो हमने गलतियां की है हमको सीखना चाहिए। मैं आपको लेके आता हूँ पानीपत के तीसरे युद्ध के ऊपर। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया हमारे मराठाओं के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अब यहाँ देखिए कि हथियारों की गेम क्या थी। मराठास यहां से लेकर के गए पुणे से बहुत हैवी आर्टिलरी, मतलब जबरदस्त थी तोपखाना। इब्राहिम खान गारदी ये इनका तोपची था, बड़ा कमाल का तोपची था, बड़ा लॉयल तोपची था। और उसने जब पहले दिन युद्ध शुरू हुआ ना जी, अब उनकी आप वार टेक्निक भी देखो और उनका हथियार देखो अफगानों के। उन्होंने क्या किया था कि अब्दाली जैसे बाकी के जितने भी मुसलमान रूलर रहते हैं ना, फ्रंट में नहीं रहते, वो पीछे था, ठीक है, ताकि मैं पीछे से कंट्रोल करूं। और उसने क्या किया था, जब अपनी फॉर्मेशंस खड़ी की, अपने फ्लैंक्स बनाए, तो पीछे काफी ज्यादा जगह, कम से कम 1-2 किलोमीटर की जगह पीछे खाली छोड़ दी उसने योजना से। तो क्या हुआ कि जब इधर से मराठा तोपखाना लेफ्ट फ्लैंक से शुरू हुआ, इन्होंने जब बम्बार्डमेंट की तो पहले दिन तो पैर उखड़ गए उनके। मराठाओं ने समझा कि ये तो जो है भाग गए। हुआ ये था, जो उसने पीछे 1 किलोमीटर जगह छोड़ी थी, वो इसने अपने आप को रिट्रीट कर लिया पीछे 1 किलोमीटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने सबसे पहले मापना था कि मराठा तोप की जो है वो रेंज कितनी है, कहां का आकर गोला गिरता है। तो जब इसने रेंज देख ली, उस हिसाब से इसने अपनी पूरी फॉर्मेशन को पीछे ले लिया। अब अगले दिन वो बॉम्बार्डमेंट शुरू हुई तो कोई भी गोला जो है वो अपने निशाने पर नहीं गिर रहा था। तो पहले तो उन्होंने इनकी जो एक ऑफेंसिव कैपेबिलिटी थी वो न्यूट्रलाइज कर दी। फिर इन्होंने जब मराठा जो है इन्होंने चार्ज किया सेंट्रल फ्लैंक से, तो उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। अब उसमें एक बड़ी जबरदस्त पेच आता है, वो अपने साथ में तोपें लाए थे जिनको जम्बूरक कहते हैं। जम्बूरक तोप जो होती है ना जी, ये कैमल माउंटेड तोप होती थी। ये होती थी 2.5 से 3 फुट तक की बड़ी, और एकदम जो है लाइट वेट है, मोस्टली जो है वो एलॉय मेटल्स की बनी होती थी। और आप जब कैमल के ऊपर आपने माउंट करना है तो उसका जो रिवर्स सेक्शन भी आप देखोगे कि छोटी है तो कंट्रोल कर सकते हो, बहुत बड़ा गोला तो आप छोड़ेगे नहीं, तो छोटे छोटे उसमें गोले डालते थे। और वो इतनी हाईली मोबाइल थे क्योंकि कैमल है, वार में कहीं भी घुस जाते थे। तो इन्होंने जहां जहां पर मराठा फॉर्मेशन आगे आ रही थी वहां घुस घुस के इन्होंने वो तोप का जम्बूरक का इस्तेमाल किया और हाहाकार मचा दी। और रेस्ट इज हिस्ट्री। 1 लाख जो सैनिक जो है वहां पर समाप्त हो गए। नहीं हुए होते, अपनी ताकत बहुत थी, तो शायद आज भारत का इतिहास अलग होता, ब्रिटिश ना आए होते, क्योंकि ब्रिटिश तो उसके बाद में आए ना जी।
तो ये सारी बातें होती हैं, जो छोटी छोटी बातें हमको इतिहास से सीखनी चाहिए। मैं खास करके मेरे यंगस्टर जो है देख रहे हैं ना, उनसे अनुरोध करता हूं कि आप इनको देखिए, आजकल हर चीज उपलब्ध है। जो जो बात मैंने कही, आप इस बात को वेरीफाई कर सकते हो गूगल पे जाकर या किताबों में जाकर के, कि हमने ये गलतियां की हुई हैं इतिहास में, अगर ना की होती। सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा हाँ, और इस पे ऐड करता हूँ। गलतियां मराठों की सबसे बड़ी ये थी, जो अफगानी थे उनके जो हाथ थे बड़े बड़े, हाइट बड़े बहुत ज्यादा होती है, उनके जो हाथ थे 3-3, 4-4 फुट के हाथ थे, और उतनी बड़ी उनके पास तलवारें थी। मराठा जो युद्ध किया करते थे पहाड़ों के अंदर या छुप छुप के करते थे, उनके 2-2.5 फुट के हाथ थे, 2-2.5 फुट की उनकी तलवारें थी। तो एक फर्क। दूसरा, अपने साथ एक बहुत बड़ी लेडीज लेके आ गई। हाँ जी, हाँ जी, लेडीज लेडीज लेके आ गए कि हम आपको ना वहां के दर्शन कराएंगे, मंदिरों के कुरुक्षेत्र दर्शन के, कराएंगे, बिल्कुल, कुरुक्षेत्र के जी जी। दर्शन कराएंगे। अब जब वार स्टार्ट हुआ तो ये आधी फौज तो इनकी उसी में लग गई, इनको प्रोटेक्ट करने के ऊपर। और जब वार लूज कर गए तो इनकी जो लेडीज थी उनको तो उठा के ले गए पठान। जी जी और जी जी बाद जी में जो लड़ने आए थे बलूची आए थे, वो आज सारे के सारे बलूचिस्तान के अंदर। तभी तो आज बलूचिस्तान के अंदर जी आवाज उठती है कि हम हिंदुस्तान से मिलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें जी शादी कर लेते थे। हाँ, जी, देखिए ऐसा है कि कारण बहुत थे, बहुत कारण थे। उसके ऊपर तो एक अलग दिन पानीपत की 3rd वार पे एक दिन अलग से शो करेंगे, जिससे आप जो कारण आपने बताया वो भी कई कारणों में से कारण था, और भी बड़े कारण थे, राशन ना होना और बड़ी चीजें, धोखे लोगों ने दे दिए, ठीक है ना। उसके अलग मैं बात कर रहा हूँ जी आपकी वेपन्स के एरोगेंस, ऊपर। हाँ, मराठास की एरोगेंस। बहुत कारण थे, बहुत से, बहुत रीजन थे। एक दिन अलग से शो करेंगे। मेरा मेरा संदर्भ है पूरा वेपन्स के ऊपर, कि किस प्रकार से जम्बूरक जो उनकी तोप थी, उसने वह पूरे गेम जो है बदली की, गेम चेंजर हो गया। अब क्या था कि आप उसके बाद में सीखिए महाराजा रंजीत सिंह से। महाराजा रंजीत सिंह जब तक जिंदा थे तब तक अंग्रेज की हिम्मत नहीं हुई कि उनके ऊपर हमला कर सके, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले देखा था कि मेरे जो दुश्मन है उनके पास कौन से हथियार है, ठीक है। उन हथियारों का उन्होंने काउंटर तैयार किया, अपने ऑफेंसिव तैयार किए, हर जगह पे जैसी जरूरत होती थी वैसा। अब मान लीजिए कि जब पेशावर फतेह करना था जमरूद तक, तो हरी सिंह नलवा लाइट का जो है आर्टिलरी लेके गया, ठीक है। कश्मीर फतेह किया 1819 में, शोपियां की जंग में, वहां पर जो, क्योंकि पहाड़ है, आप मुझे कोई मजाक नहीं है ना, हेलीकॉप्टर थोड़े थे उस वक्त, क्रेन थोड़े थी कि आप इतनी इतनी हैवी आर्टिलरी ले जाओगे। तो आपको डिसमेंटल करके भी लेके जानी है ना तोपखाना, तो लाइट लेके जाना है। तो वैसी उसी प्रकार से उन्होंने डेवलप की थी कि कौन सी टेरेन के लिए कैसी चीज चाहिए। मैदान में युद्ध हुआ, मुल्तान की जंग हुई, महाराजा रणजीत सिंह ने फतेह की, तो उन्होंने अपनी अलग से वहां पर हथियार इस्तेमाल किए। तो ये जो चीज थी, जो अकल थी, उसके कारण से 1839 में जब तक महाराजा जिंदा थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई, अंग्रेज की हिम्मत नहीं हुई जी। अंग्रेज ने प्लासी जीत लिया था 1757 में, ठीक है। यहाँ पर 1818 में भीमा कोरेगांव में पेशवाओं को हरा दिया महाराष्ट्र में, तो ये पूरा इधर का आ गया। 1719 समथिंग में टीपू को हरा दिया साउथ में, तो साउथ पूरा ले लिया। पंजाब तक नहीं, पंजाब मतलब पूरा वेस्टर्न इलाका नहीं पहुंच सके थे जब तक महाराजा जिंदा था, क्योंकि उसके जो ट्रूप्स थे वो उन्होंने ट्रेन करवाए थे यूरोपियन फोर्सेस से। वेंचुरा करके जो फ्रेंच जनरल था, ही वाज वन ऑफ द मेन जनरल्स ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। तो ये चीजें बड़ी सीखने वाली हैं हमारे लिए, कि जब हमने सही किया तो हम ये कोई परास्त नहीं कर सका, जब हमने गलतियां की तो उस वक्त जो है हमें हार का मुंह देखना पड़ा। ये चीजें मैं इनको लेकर आता हूँ मॉडर्न इंडिया में आज जो है। ऐसा हाँ करते जी, हैं कि हाँ खन्ना साहब, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी जो हमको पास्ट के बारे में दी, और अब हम बात करते हैं मॉडर्न टाइम में। इसको हम जी, सेकंड पार्ट पे लेके आएंगे कि बिल्कुल मॉडर्न टाइम में हमें क्या सीखना चाहिए और हमारी क्या गलतियां हैं। और इसी के साथ हम यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं कि जो हमने पहले जो गलतियां की उससे हमने क्या सीखा और अब हम क्या करना चाहते हैं। चलिए यही बिल्कुल। कर लेते हैं। बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छे। ये हो गया इतिहास किस प्रकार से था, और जो हमारा इस वक्त 1947 के बाद में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में हमने कहाँ कहाँ गलतियां की और हमको क्या क्या सीखना चाहिए उससे आगे के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे हम अगले शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अपने कमेंट्स दीजिएगा, जो खन्ना साहब ने जो हिस्टोरिकल चीज़ें दी हैं उससे भी आज कुछ सीखिए,
और हिस्ट्री के ऊपर भी हम बात करेंगे। और ये एक्चुअली सारे जो इश्यूज हैं इसलिए हैं कि देश हमारा सुरक्षित रहे, देश हमारा मजबूत रहे। जय हिंद, जय भारत। खन्ना साहब आपका जय बहुत हिंद, बहुत जय शुक्रिया। भारत, जय हिंद, जय भारत।